नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार के पुलों की, जो एक के बाद एक लगातार जल समाधि ले रहे हैं और अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा पुल जल में समा चुके हैं। पुल ढहने के मामले में नीतीश सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां विकास की ढोल पीटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुल ढहने की घटना सामने आ रही है। साथ ही विपक्ष भी विकास कार्य पर सवाल खड़े कर रही है। आइए देखते हैं कि बिहार में पिछले कुछ ही दिनों में कहां-कहां कितने पुल गिरे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डालते हैं कहां-कहां पुल गिरे हैं। पहले हम ये बताएंगे तो ये सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और अररिया, साथ ही साथ किशनगंज, ये वो जगह हैं जहां पर पुल गिरे हैं। और इन जगहों पे किन जगहों पर, किन जिलों में कितने पुल गिरे हैं, अब हम बताएंगे। तो ये तो बिहार में कहां-कहां पुल गिरे हैं, ये हमने आपको बता दिया है इस ग्राफिक्स के माध्यम से। अब आइए ग्राफिक्स 2 के माध्यम से ये जानते हैं कि कहां-कहां कितने पुल गिरे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। सारण में 3 पुल गिरे हैं, सिवान में 3 पुल गिरे हैं और यहां पूर्वी चंपारण में 2 पुल। वहीं मधुबनी में 1 पुल गिरा है, अररिया में 1 पुल गिरा है और किशनगंज में 2 पुल गिरे हैं। यानी कि कुल 12 पुल और कुछ ही दिनों में ये पुल गिरे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार और आपको बता दें कि सारण जिले में 3, ये बिहार की बात कर रहे हैं हम, सारण में 3 पुल, सिवान में 3 पुल गिरे हैं, पूर्वी चंपारण में 2 पुल, मधुबनी में 1, अररिया में 1 और किशनगंज में 2 पुल गिरे हैं। कुल 12 पुल नेस्तनाबूद हुए हैं। अब बात करते हैं बिहार में गिरे पुलों की। अगर जो बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ये 12 पुल गिर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ पुल बहुत पुराने थे, कुछ पुल निर्माणाधीन थे, लेकिन इस तरह से पुलों का गिरना वास्तव में बड़े सवाल खड़े करता है। इस संबंध में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार पर वार किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। तो ये पलटवार जरा सुनते हैं। बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। क्या देख रहे थे? मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे? ये उनको बताना चाहिए, दूसरे किससे पूछ रहे हो? खैर, पुल गिर रहे हैं तो राजनीतिक बयानबाजी तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुल गिरने का कारण भ्रष्टाचार ही है? वास्तव में ऐसा है नहीं। पुल गिरने का कारण सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुल गिरने के कई कारण हो सकते हैं। आइए तो कारण जानते हैं। कारण हम आपको बता दें, ये ग्राफिक्स के माध्यम से, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा से करीब 80.30% जो है पुल गिरते हैं। यह प्राकृतिक आपदा, जो सबसे लंबा खंभा आपको दिखाई दे रहा है, यह प्राकृतिक आपदा से गिरने वाले पुल हैं। ये पूरे भारत की बात हम बता रहे हैं, न सिर्फ बिहार की। खराब मटेरियल के कारण 10.10%, आगे हम इसी को दिखाएंगे, 10.01% यहां पर पुल गिरते हैं खराब मटेरियल के कारण। ओवरलोडिंग के कारण जो है 3.28% पुल गिरते हैं। वहीं
ह्यूमन मेड डिजास्टर्स के कारण 2.19% पुल गिरते हैं, और वहीं अगर जो बात करें बालू खनन और अन्य कारणों से तो 4.13% पुल इस तरह से गिरते हैं। कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा कारण प्राकृतिक आपदा होती है। अब आपको बताएं कि बिहार में अचानक गिरे पुलों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन देखा जाए तो पहले की अपेक्षा पिछले कुछ सालों से भारत में पुल गिरने के आंकड़ों में कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर जो नजर डालें तो देश भर में पुलों के गिरने की घटना में कमी आई है। आइए देखते हैं कि कब, अगर जो बात करें 2012-13 में पुल गिरने की औसत जो घटनाएं थी वो 45 थी। 2021 में यह घटकर 8 हो गई। अब आइए ग्राफिक्स के माध्यम से साल दर साल पुलों के गिरने में कमी कैसे आई है यह भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत में 2012 में 45 पुल गिरे थे, ये औसत पुल। वहीं अगर जो बात करें 2013 में 45 पुल गिरे थे। 2014 की बात करें तो यहां पर 16 पुल दिखाई दे रहे हैं जो गिरे थे। इसी तरह साल 2015 में 22 पुल गिरे थे, और यहीं अगर जो बात करें साल 2016 में 19 पुल गिरे थे। 2017 में 10 पुल, जो पुल गिरने की संख्या है वो 10 थी, और इसी तरह 2018 में 17 पुल गिरे थे, ये दर्ज की गई थी। वहीं 2019 में 23 पुल गिरे थे, 2020 में 9 और 2021 में 8 पुल। बाकी अभी आंकड़े जो एनसीआरबी के आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से आगे के सालों की भी बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये है पुलों की स्थिति जिस पर बहुत ही हो हल्ला मचा हुआ था। कुछ न कुछ कारण तो हैं कि पुलों के गिरने की जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा का विषय भी यही है। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। नाहिद अकील जी जेडीयू प्रवक्ता, अरुण कुमार जी आरजेडी प्रवक्ता, के विश्वदेव राव राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे नाहिद अकील जी से, जेडीयू प्रवक्ता। बिहार में कुछ ज्यादा ही पुल गिर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में लगातार दर्जन भर पुल गिर गए। विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। क्या कहेंगे, आखिर कारण क्या है, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी नाहिद अकील जी। नाहिद अकील जी, अगर जो आप अपना हेडफोन निकाल दें तो बेहतर आपकी आवाज यही लग रहा है। जी अब आ रही है आपकी आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जेडीयू की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं आपको जी। जहां तक पुल गिरने का सवाल है, मुझे इस रिपोर्ट पे जिस देश में एकदम सर्वोच्च इम्तिहान से लेकर नीचे के पायदान के जो एग्जाम होते हैं प्रोफेशनल, जब वो सुरक्षित नहीं बचे हैं तो हम इस रिपोर्ट को कैसे सही माने? ये मुझे बड़ी हास्यास्पद रिपोर्ट लग रही है कि ये जताने की कोशिश की जा रही है कि भैया 2013 में इतने गिरते थे और मोदी की सरकार आते आते पुल कम गिरने लगे। और दूसरा ठिकरा जो मोड़ा गया है वो डाला गया है प्राकृतिक आपदा पे। मैं कह रही हूँ कि इस देश में जो पुराने जमाने के पुल बने हुए हैं, क्या उसके ऊपर प्राकृतिक आपदा का कोई प्रकोप नहीं होता है? सिर्फ बिहार में प्राकृतिक आपदा हो रही है, या देश में पुराने बने पुलों में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हो रही है? देश की जनता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है वो सिर्फ धन उगाही के लिए ही ये पॉलिटिकल पार्टियां। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, सबसे पहले कि नाहिद अकील जी, कि आप जेडीयू प्रवक्ता नहीं हैं तो अपना पूरा परिचय तो दे दीजिए। मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूँ। जेडीयू को मैंने उसी वक्त डिजाइन दे दिया था जिस वक्त नीतीश जी की शुभ वाणी पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के लिए अभद्र आ रही थी। चलिए, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम लोग एक सैद्धांतिक लोग हैं। अगर आप चिकना चेहरा बनाए समाज में फिर रहे हो
इतने लंबे समय से, और आप असेंबली के अंदर खड़े होकर के किसी चीज का एग्जाम्पल कोट करना है आपको, और आप एक मुख्यमंत्री होकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो वो हमारे लिए किसी भी पायदान पे खरा नहीं उतरता है। उसी समय मैंने जेडीयू को त्याग पत्र दे दिया था। अब बात आती, जो आपने पुल की बात की, तो पुल बिहार में एक बहुत बड़ा अचंभे की बात है कि एक नहीं, दो नहीं, 16 पुल जैसा लग रहा है ताश के पत्तों की तरह ये गिर रहे हैं। तो क्या सारी प्राकृतिक आपदा बिहार में ही चल रही है? बिहार में और भी बहुत सारे पुल हैं जो पुराने जमाने के बनाए हुए हैं, वो क्यों नहीं गिर रहे हैं? बुनियाद रखी नहीं, पुल गिर गया। हमें उम्मीद थी नाहिद अकील जी, हमें उम्मीद थी कि हमारी रिपोर्ट चलने के बाद शायद आरजेडी का ये इसी तरह का वक्तव्य कुछ आएगा, लेकिन ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है और हमने इसे तैयार नहीं किया है। हम वो रिपोर्ट बस प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरी बात है किन कारणों से आपने त्यागपत्र दिया, ये आपका निजी कारण है, लेकिन आपकी जो बातें हैं ना वो सही हैं, आपकी जो बातें हैं वो सही बैठती हैं। शायद आरजेडी प्रवक्ता इससे खुश होंगे, आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी, आपकी राय क्या है? बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, तेजस्वी जी भी तो थे डिप्टी सीएम कुछ दिनों तक। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया जी, और सरकार को चुनौती भी दी है। शायद आज सारे अखबारों में है, कल से मीडिया में भी चल रहा है। और सरकार हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के चुनौती को स्वीकार करने से कई कदम पीछे हट रहे हैं, उस पर चुप्पी साधे हुए। इसका मतलब है हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखेगी 100% सही। और एनडीए की सरकार है 17 महीनों से, आप जिस तरीके से आंकड़ा दिखा रहे थे, हम उस पर सवाल नहीं उठाना चाहेंगे। वो हो सकता है पूरे देश का आंकड़ा है, किस तरीके से लिया गया है, उस पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। लेकिन बिहार का जहां तक बात है देवेंद्र जी, आप 17 दिन के अंदर देखेंगे 13 पुलियां ध्वस्त हुई और उसमें आधा दर्जन ऐसे पुलिया है निर्माणाधीन है। वहां आप जो है कि प्राकृतिक आपदा से उसे नहीं जोड़ सकते। जैसे ये पुल जो गिरे हैं निर्माण काल में ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, आज ढलाई किए कल टूट गए, उद्घाटन के पहले ध्वस्त हो गए। ऐसे कई पुल हैं। हाँ, आप कह सकते हैं जो पुरानी पुल है 50 साल 60 साल जिसका आयु हो गया है, तो निश्चित रूप से 17 साल से सरकार है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की, तो मेंटेनेंस करना भी उन्हीं का काम है, दायित्व है ना कि प्राकृतिक का देन, प्राकृतिक मेंटेन करने आएंगे क्या? अगर कहीं लगता है पुल पुलिया ध्वस्त होने की स्थिति में है, कमजोर हो गया, तो ये जवाबदेही किसका है? रख रखाव का। ऊपर से ईश्वर तो नहीं आएंगे कि ऊपर से आ जाएंगे कोई टपक के, तो ये तो जवाबदेही सरकार को लेनी पड़ेगी, जवाबदेही सरकार की है। लेकिन सारे जवाबदेही को सरकार ने तिलांजलि देने का काम किया, यानी रख रखाव के नाम पर भी भ्रष्टाचार करने का काम किया, एस्टिमेट में भी भ्रष्टाचार करने का काम किया। गुणवत्तापूर्ण जो सामग्री इस्तेमाल होनी चाहिए पुल पुलिया निर्माण में, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो हर कह सकते हैं लेयर पे भ्रष्टाचार करने का काम किया नीतीश सरकार ने, जो कि सामने है, उजागर हुई है। अगर इंक्वायरी हो ईमानदारी से तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, बहुत बड़ा घोटाला। और अधिकतर आप सुना रहे थे कि ललन सिंह का ये बयान, ललन सिंह जी भी जल संसाधन मंत्री रहे, अधिकतर 17 साल में अधिक समय तक कह सकते हैं जेडीयू के कोटे में ही ग्रामीण कार्य विभाग रहा है। तो ये पूरा का पूरा सरकार और
भी कह रही ये मिली भगत से बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और बिहार में तो हर चौर हर अब विभाग की बात करेंगे तो बहुत बुरा हाल है, भगवान भरोसे चल रहा है बिहार। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करेंगे, विपक्ष में है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रयास करना पड़ेगा ना आपको जी। विपक्ष यही तो धीरेन्द्र जी आपने तो पहले ही कहा कि आपने खुद कह दिया कि तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल को उठा रहे हैं, विपक्ष का क्या दायित्व होता है? आईना दिखाना सरकार को, दिखना चाहिए ना सरकार को जगाना। देखिए अब असर तो दिखना चाहिए। अब सरकार गूंगी बहरी और लंगड़ी है, संवेदनहीन सरकार, तो क्या असर दिखेगा आप बताइए? अब डबल इंजन की सरकार है, लगातार नरेंद्र मोदी जी नहीं मान लें अरुण जी की सरकार बेबस है, अब सरकार के आगे विपक्ष बेबस। देखिए बेबस नहीं, सरकार क्या, इस सरकार को क्या नाम दीजिएगा आप तो बता दीजिए। जो पूरा संवेदनहीन हो, जनता की सुनते हो, अब तो विपक्षी हो, कान में तेल डालकर सोई हुई हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 15 दिन के अंदर जब 1 दर्जन पुल पुलिया ध्वस्त हो चुका, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, मीडिया ने भी जब चलाना शुरू किया, तो एक खाना पूर्ति करने के लिए 15 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक समीक्षा बैठक बुलाई अधिकारियों के साथ, वो भी मंत्री विभागीय मंत्री को उस बैठक में नहीं बुलाया, और एक आईवास करने के लिए निचले स्तर के 1 दर्जन अभियंताओं पर कार्रवाई कर दिया, लेकिन बड़ी मछली पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। एक आईवास होता है ना, चलो भाई हंगामा मचा है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, तो कुछ दिखाने के लिए चाहिए ना। तो ये है यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जी। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज दास मन्नू जी, जो जेडीयू प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। मनोज दास मन्नू जी, बिहार में गिरते पुलों पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र, पुल गिरा, सरकार ने जवाबदेही भी ली, तो गिरा है कारण से गिरा है। जो निर्माणाधीन 3 पुल गिरे थे उस पर कार्रवाइयां हुई है, कई अभियंता नपे हैं, जो कंपनियां थी उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, कितने पर फाइन किया गया है, कोर्ट में मामला गया है, वहां को सरकार ने लिखा पुल गिरा है, इससे स्वीकार करने में कहीं से कोई हिचक नहीं है। लेकिन बहुत सारे पुल जो है पुराने गिरे हैं, उसके भी रख रखाव के लिए मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है कि पुराने पुल जो हो गए हैं, जर्जर हैं या क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट देकर उसको करें, और जो निर्माणाधीन पुल गिरी है उसके क्या कारण है उसके लिए भी जांच कमेटी बनी है। कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, देखिए क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि क्या जो पुराने पुल हैं, जैसे बरसात आने वाली है, बरसात में बाढ़ की स्थिति आ जाती है, बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है, तो उससे पहले जो पुल हैं, पुराने पुल हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनके मरम्मत के लिए कोई इंतजाम सरकार करती है या नहीं करती? देखिए देवेंद्र जी, कई पुलों के मरम्मत होते ही रहते हैं, पुल को बंद करके भी मरम्मत किया गया है। बाढ़ की पानी से आने के बाद जो भी रहता है, देखिए पानी जहाँ भी फैलती है तो कुछ न कुछ तबाही करती है, तो हो सकता है कि उससे भी पुल कमजोर हो रही होगी और उसको वो गिर गया या कहीं से कोई उसमें आ गई, दरार आ गई या किसी तरह की बात हो गई है, तो वही मैंने कहा कि उसको रख रखाव को किस मजबूती से
जो पुल हमारे बने हुए हैं उसके रख रखाव में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम न हो और ऐसा समय आने के पूर्व हो, उस पर भी एक जांच कमेटी बनी है और वह कमेटी ने कई पुलों के मरम्मती का मैंने अपना लिख दिया है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और हमें विश्वास है कि जो भी पुराने पुल बने हुए हैं उसको हम जरूर मरम्मत करके सुदृढ़ करेंगे। और पानी का दबाव आएगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हानि तो पुल को उठानी ही पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको भी रोकने का उपाय किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, होना चाहिए और सरकार का काम भी यही है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, हम आना चाहेंगे के विश्वदेव राव जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बड़ी देर तक आप हमारे मेहमानों को सुनते रहे, लेकिन कुछ खास और गूढ़ प्रश्न का जवाब तो आप ही से लेंगे। के विश्वदेव राव साहब, आपने सुना अरुण कुमार जी को भी, मनोज दास मन्नू जी को भी आपने सुना और सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी को भी आपने सुना। क्या लगता है? नाहिद अकील जी ने तो सीधे सीधे रिपोर्ट पर ही प्रश्न उठा दिया कि आपकी रिपोर्ट भी बड़ा ही संदेहास्पद लगती है। आपको क्या लगता है कि जो बिहार में पुल गिरते हैं या पूरे भारत में जो पुल गिरते हैं, कारण क्या है? दिगन जी, देखिए, आपने आपकी रिपोर्ट बिल्कुल तथ्यपरक है और बिल्कुल सटीक है। पहली चीज, उसमें जो कारण दिए गए हैं, प्रमुखता 5 कारण होते हैं पुल के गिरने में। सबसे बड़ा कारण होता है डिजाइन एरर। अगर जो मापदंड जिन मापदंडों से बनाया गया है उसके डिजाइन ही ठीक से नहीं है तो उस वजह से गिरता है। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन में गलतियां करना या कंस्ट्रक्शन में जो चीजें गड़बड़ सामान इस तरह लगा देना। तीसरा होता है हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है ब्रिज का, उसकी लचकता, वो उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरा होता है कोलिजन। कोलिजन मतलब पानी से टकराव और बाकी सब चीजों से जो टकराव होता है उसकी वजह से गिर सकता है। और 5वां पॉइंट होता है ओवरलोड, जो आपने भी बोला। ओवरलोड एक बड़ी समस्या होती है पुल की, क्योंकि पुल के जो अमूमन पुल बनते हैं उनको क्षमता के हिसाब से तय करके बनाना चाहिए। अब इसमें जो प्राकृतिक आपदा की बात जो करी आपने, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप देखिए बारिश कितनी हो रही है। महाराष्ट्र में आज बारिश हुई है, कल बारिश हुई है, आज बारिश हुई है, जल भराव हो गया है वहां पर। महाराष्ट्र में तो आए दिन की समस्या है, लेकिन वहां पर इस तरीके के पुल नहीं गिरते हैं जिस तरीके के बाकी सब जगह गिर रहे हैं। एक दावा ये किया जा रहा है कि पुराने पुल थे, उनकी मरम्मत करवानी चाहिए थी। तो वो पथ निर्माण विभाग है बिहार सरकार का, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पुल का रिकंस्ट्रक्शन और ओवरलोडिंग और इन सब समस्याओं का निवारण करे। वहां पर कहीं ना कहीं खामियां थी। जो मुझे सूचनाएं मिली है कि अभी एक 10-15 दिन पहले एक ट्रांसफर हुए हैं IAS अधिकारियों के, उसमें शीर्षक कपिल अशोक साहब हैं, एक IAS जो पटना के DM बनाए गए थे। उनको MD पथ निर्माण विभाग बनाया गया है। वो IIT से पास आउट हैं और वो बहुत सक्षम अधिकारी हैं, अपनी तेज छवि के लिए जाने जाते हैं। उनको इसीलिए नीतीश जी के खास भी है, उनको इसीलिए उस विभाग में लाया गया है MD बनाकर, ताकि वो एक नई पॉलिसी बनाए। और एक नई पॉलिसी बन भी रही है, जो अगले 15 दिन में जो सूचनाएं हैं वो जारी हो जाएगी कि पुल निर्माण और रोड कंस्ट्रक्शन, इन दोनों के विषय में मानकों को तय किया जाएगा और जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ देवेंद्र जी, कि कई जगह नितिन गडकरी साहब जो रोड मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने एक नया मॉडल लागू किया है जो बहुत प्रभावी तौर पे चल रहा है, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है। आप जिम्मेदारी दीजिए ना, आप उससे बोलिए, जब तक उसका पैसा नहीं निकलता तब तक वो कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पुल को बनाए अपने खर्चे पे, जब तक पैसा नहीं मिलता टोल टैक्स ले वहां से, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ये सब घटनाएं नहीं होंगी। तो ये सारी बातें हैं। मैंने सारे राजनेताओं को सुना, सारे प्रवक्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ता जी को भी सुना, लेकिन मुझे इसका निवारण ही तरीका लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा के तहत ज्यादा गिरा है। बिहार में जिस तरीके की बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो बहुत गंभीर समस्या है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत
गंभीर समस्या के हालात हैं। यहाँ पर तो राजधानी में चलती रोड पे गड्ढा हो गया, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। कुछ चीजें हाथ में नहीं होती, लेकिन जो चीजें हाथ में हैं उनको हम लोग संजोग सके तो ज्यादा बेहतर हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन एक बात जो आपने कही वो बहुत ही मार्के की बात है, और इसका जवाब हम मनोज दास मन्नू जी से लेना चाहेंगे कि बरसात तो महाराष्ट्र में भी हो रही है, पानी वहां भी भर रहा है, लेकिन जिस तरह से बिहार में भरभरा करके पुल गिरते हैं वो स्थिति नहीं है। बिहार ही में क्यों? मनोज दास मन्नू जी। जी सवाल आपसे है। जी बोला जाए। जी, जैसा कि हर जगह बारिश हो रही है, पानी है, बहाव है, महाराष्ट्र में भी आपने देख लिया कि किस तरह से, लेकिन जिस हिसाब से बिहार में पुल गिर रहे हैं उस हिसाब से कहीं और नहीं। आपकी बात को देवेंद्र जी मैं स्वीकार करता हूँ। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर पुल में दरार आई है, कई जगह पुल डैमेज भी हुए हैं। और बिहार में देखिए, बिहार के पानी का जो दबाव है वह महाराष्ट्र के पानी के जो वहाँ फैलो आता है वो फैलो जाके सीधे आगे निकलते चला जाता है और समुद्र में मिल जाता है। लेकिन हमें लगता है कि बिहार में जैसे नेपाल के अंचल से जो पानी छूटता है, आज 65 के 65 हमारे जो पानी रोकने का जो था उसको खोल दिया गया है, तो उस पानी का दबाव में थोड़ी सी तेजी आती होगी। तो ये चीज आप देखिए टेक्निकल विषय है, इस टेक्निकल विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और सरकार ने इसी विषय पर बाढ़ से जुड़े हुए लोगों को, सड़क से जुड़े हुए लोगों को, IIT से संबंधित लोगों की एक टीम बनाई है, अधिकारियों की एक टीम बनाई है जो इस पर काम वर्क कर रही है। और जब तक उनका फुल फ्लेजेज रिपोर्ट नहीं आ जाता है कि क्या कारण से पुल गिरे हैं या किस तरह की बातचीत हो रही है, तब तक इस पर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो जानकारी न रहे तो भचर नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वही हमारी नीति भी होती है। जितनी हमें जानकारी आपके शब्द जो ये भचर वाले हैं ना, तो थोड़ा सा बड़े ही ये लग रहा है, इसी तरह से पुल भी गिर रहे हैं भचर बिहार। हम लोग देवेंद्र जी मिथिलांचल से आते हैं, तो उसमें हम लोग बिना मतलब के बातचीत को हम लोग यही कहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं सर, तकलीफ लगी, हम नहीं तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं, अच्छा लगा मिट्टी से जुड़े हुए शब्दों का जो डाउन टू अर्थ हैं आप, कोई बात नहीं, रोचकता बनी रहेगी ऐसे शब्दों से। अरुण कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। देवेंद्र जी अभी हमारे साथी जदयू के बोल रहे थे कि यहाँ का जो बहाव है, पानी का प्रेशर है, बारिश है, बाढ़ के कारण, ओवर पानी फ्लो के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही। ताश के पत्ते के तरह अगर बिहार में पुलिये ध्वस्त हो रहे हैं तो यही कारण है। आपने भी सुना। लेकिन देवेंद्र जी आपको पता होगा और हमारे साथी को भी पता है, 17-18 दिन पहले बिहार में न तो बारिश थी, न तो पानी छोड़ा गया था, न तो बाढ़ था। अब आप ही लोग तय करिए, इस तरह का पुल ताश की पत्ते की तरह भरभरा रहा है तो किन कारणों से? 3 दिन 4 दिन पहले से बारिश दस्तक दी है बिहार में, और कल या परसों से कुछ पानी छोड़ा गया है ना। जी। तो ये जो घटनाएं घट रही है, पहला घटना जो है 18 जून की है, अररिया में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ, मधुबनी में, किशनगंज में। अब 18 जून प्लस आज क्या है, 7 तारीख है, और समझ लीजिए, और 7 दिन के अंदर ही ये 4-5 दिन से मानसून दस्तक दी है बिहार में। ये चीज अच्छी तरह आप लोग भी जानते होंगे, मनोज जी भी जानते हैं। बिल्कुल। तो ये सत्ता पक्ष के लोग यहाँ से कनेक्ट कैसे कर देते हैं? ये कंप्लीट क्यों नहीं बोलते हैं इसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ? आज हम पुल खड़ा किए, कल ही ध्वस्त हो गया, उसमें बाढ़ पानी का क्या सवाल है भाई? बारिश का क्या
सवाल है, आपदा का क्या सवाल है, प्राकृतिक का क्या सवाल है। एक ये ना सरकार जनित ये घटना घट रही है लगातार ताश के पत्ते की तरह लगता है आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सरकार इसमें अब जी सरकार जो है ये पुल बनाती है कि इसमें ये जो है गिर पड़े। एक देवेंद्र जी इसमें हमको इस चश्मे से नहीं देखिएगा कि हम विपक्ष के लोग हैं तो सरकार को घेर रहे हैं। आप ही बताइए, ना बाढ़ ना बरसात फिर भी पुल ध्वस्त हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नाहिद अकील जी, तो इनके पास जाते हैं आपकी बातों को लेकर के कि कितनी सहमत है नाहिद अकील। एक बात बोलिए, सहमत नहीं, सुनिए देवेंद्र जी, जी अभी एक हमारे साथी विश्लेषक जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा, वो अच्छी बातें रख रहे थे, चाहे ओवरलोड का मामला हो, चाहे बाढ़ बरसात के कारण बहुत सारे चीज गिनाए, इसमें से एक भी चीज फॉलो नहीं कर रही, इसमें एक भी चीज लागू नहीं होता है। बिहार में जितनी पुल अभी ध्वस्त हुई सिर्फ और सिर्फ एक ही भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, और इस पर अब आप नहीं लीजिएगा देवेंद्र जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी आप रोकर लिखा है, इस पर कोई गोदी मीडिया विस्तार से नहीं है, बचिए अन्ना तो डबल इंजन की सरकार यहाँ, अन्ना तो मोदी जी बोल रहे हैं। नहीं, हम आपको रोकेंगे। देखिए, अब हर बात जो है ना मीडिया के ऊपर फोड़ना अच्छी बात नहीं है। विपक्ष का काम सरकार के माथे पे आप लोग फोड़िए ना, आकर के प्रदर्शन कीजिए। नहीं, अगर आके प्रदर्शन करते हैं आप लोग, सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं, वो तो बचते हैं ना आप लोग की सरकार लाठियां मार देगी, सर फूट जाएगा, कहीं चोट आ जाएगी। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, और मीडिया ना दिखाए आपको मार खाते हुए, तब दोषी है मीडिया। लेकिन आप लोग तो एसी में बने हुए हैं ना, एसी में बैठ करके राजनीति करेंगे तो एसी में थोड़ी जाएगी मीडिया आपको कवर करने। जी आपको पता नहीं है जी, डबल इंजन की सरकार में एक से एक बड़े आंदोलन हुए, आप जानते ही है ना, 24 लाख देश का भविष्य सड़कों पर। हम आएंगे आपके पास सर, आपके पास आएंगे। किसान सड़कों पर, देवेंद्र जी आपने जब सवाल किया, एक मिनट दीजिए हमको। जी है ना, तो आप कैसे, ये सरकार सुनने को कहाँ तैयार है? आप कील ठोकी जा रहे हैं सड़कों पर, आपने नहीं देखा किसान आंदोलन को, आप नहीं देख रहे हैं छात्र सड़कों पर नीट के सवाल पर। नहीं तो किसानों का आंदोलन सफल हुआ ना, किसानों का आंदोलन तो सफल हुआ। आप लोग तो दुबक जाते हैं, एक बार आए मीडिया को बैठ दिए, घर में बैठ गए, तो मीडिया आंदोलन करेगी क्या? आप लोगों की आदत ही है मीडिया को। नहीं आदत नहीं है, आप अपने से मत जोड़िए देवेंद्र जी। नहीं आप मीडिया को कह रहे हैं तो सारी मीडिया को कह रहे हैं। नहीं मीडिया, सारी मीडिया कैसे, सारी गोदी मीडिया है। हम कह रहे हैं कि आप सड़क पे आइए, सरकार आप पे लाठीचार्ज करे, मीडिया ना दिखाए तो दोषी है। अरे फिर वही बात, मतलब लाठीचार्ज भी एक अंतिम ये बच गया क्या? लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करना, बात रखना, हाउस में रखना, ये कोई मीनिंग नहीं रखता है क्या? नहीं तो ऐसी बात करते हैं देवेंद्र जी। नहीं सर, वो सारी चीजें हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, हम आएंगे आपके पास और पूरा विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे आपसे। मनोज दास, मन्नू जी, आप अरुण जी की बातों का जवाब अपने पास तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे नाहिद अकील जी के पास। कितनी सहमत हैं आप अरुण जी की बातों से? देखिए, अरुण जी की थोड़ी थोड़ी बातें तो समझ में आई, लेकिन वो बहुत आहिस्ता उनकी आवाज आ रही थी। जी। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, बहुत गैर जिम्मेदाराना, चाहे अरुण जी भी विपक्ष हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये आए सड़कों पर और आवाज उठाएं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ पुल गिरने का नहीं है, उससे कितना एरिया प्रभावित होता है, कितने गांव जलमग्न होते हैं। वो जेडीयू के प्रवक्ता बचर बचर कर रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, कौन आवाज उठाएगा? और जहां तक प्राकृतिक आपदा की बार बार दुहाई दी जा रही है, वही नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद प्रभावित होते हैं। चाहे श्रावस्ती ले लीजिए, चाहे बाराबंकी ले लीजिए, वो पूरी बेल्ट पानी से प्रभावित होती। लेकिन क्या यहाँ कोई आपने सुना कि इतने पुल भरभरा के गिर गए? भाई
आपको जो आप किसको टेंडर कर रहे हैं, किसको आप दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, आपकी क्या निगरानी है। आज कहा जा रहा है 17 साल से नीतीश जी, हम तो सुशासन बाबू ही सुनते चले आ रहे थे, जानते थे, लेकिन सारी परेशानी की जड़ बिहार से ही, चाहे पेपर लीक की बात हो, वो भी बिहार अड्डा बना हुआ है, पुल गिरने की बात हो 16-17 पुल बिहार में गिरे जा रहे हैं। तो नीतीश जी को हो क्या गया, इतने बढ़िया इंसान थे, पता नहीं कैसे बीजेपी में जा करके उनका पूरा जैसा लगता है हिप्नोटाइज कर दिया गया है। सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी मोदी जी का पैर दबा रहे हैं, कभी हाथ दबा रहे हैं। अरे भाई, आपको कुछ नहीं दिया गया, आप उनको मार्ग के किनारे करिए। आप अपना स्वतंत्र होके, मान लीजिए आरजेडी तंग कर रही थी, आप इतना सक्षम इंसान है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, ना कोई अच्छा मंत्रालय मिला, तो आप क्यों जी हुजूरी में लगे हुए हैं? मैं तो यही कह रही हूँ। और देख लीजिए कि एक साल में कितने सारे पुल गिरे हैं। ये बात सिर्फ प्राकृतिक आपदा की नहीं है, प्राकृतिक आपदा देश में आती है, बहुत सारे हिस्सों में आज बाढ़ से और पानी से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि बिहार में ही तबाही मची हुई है। जी जवाब तो अब दोनों मेहमानों का देना पड़ेगा। मनोज दास मन्नू जी, सिर्फ जांच पे बात मत करिए, जवाब दिया जी। मनोज दास मन्नू जी, हाँ, क्या पूछ रहे हैं देवेंद्र जी? जी, अभी आपने अरुण जी को भी सुना होगा और नाहिद अकील जी को भी सुना। सारे के सारे जो दोष हैं वो जेडीयू नेता पर ही पड़ रहे हैं कि आप गए हैं, मोदी जी के पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, कोई मंत्रालय नहीं मिला, कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, बढ़िया से पुलों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। ये सारे सवाल हैं जो तीर है, वो तीर सीधे आप ही के तरफ जा रही है। अब इसी में इन लोगों को अगर खुशी मिल रही है तो यही सब बात करते रहे। बिहार के विकास के लिए कोई ऐसी बात तो आज तक इन लोगों ने किया ही नहीं। इनके पास आरोप लगाने के सिवा देवेंद्र जी क्या है, जब सब जगह से आरोप लगाते लगाते थक जाएंगे तो फिर मीडिया पर आ जाएंगे कि मीडिया हमको बहुत दिखाता है। आज तक भाई बिहार में कोई किसान आंदोलन इन लोगों ने किया ही नहीं। बिहार के बेरोजगारी के सवाल पर या युवाओं के सवाल कोई बहुत बड़ा आंदोलन किया ही नहीं। आज तक तेजस्वी यादव कभी एक लाठी खाए ही नहीं, तो मीडिया इनको नहीं कर तो रहे हैं जो काम, उसको तो मीडिया दिखा मतलब रहा है। तेजस्वी यादव अगर जो लाठी खाएंगे तभी भ्रष्टाचार रुक पाएगा बिहार में। नहीं, कभी कोई बात करेंगे तब ना, कुछ रहेगा तब ना इनके पास। युवाओं को यहाँ रोजगार मिल रहा है तो क्या सवाल लेके जाएंगे? युवा इनके साथ रहेंगे ही नहीं। आज इनको 4 से रोजगार आप ही दे दिए, रोजगार आप ही दे दिए, 5 लाख नौकरी 17 महीने के कार्यकाल में आप ही दे दिए। तो यही देवेंद्र जी इनसे पूछिए, 17 साल है एनडीए की सरकार के, कितना रोजगार आपने दे दिया? बताइए कि तेजस्वी यादव जो सभा किए चुनाव में किस मीडिया ने नहीं दिखाया, जो आज ये आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन गए गवर्नर के पास इस्तीफा दिए, जेल में गए, तो कैसे नहीं मीडिया ने दिखाया। अरविंद केजरीवाल, अरे छोड़िए ना, छोड़िए, मीडिया पर आरोप लगते रहते हैं। आप मीडिया नहीं, मीडिया का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मत लीजिए आप भी नहीं, और इससे हमारे सवाल नहीं, आप मीडिया का पक्ष लेंगे तो हमारे सवाल इसके नरम नहीं हो जाएंगे, तीखे रहेंगे। आपका जो चुनाव चिन्ह तीर है ना, तीर हमारे सवालों के तीर भी आपको लगेंगे। आप ये सोच रहे हो कि अगर जो मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया पे आरोप तो सत्ता पक्ष भी लगाता है, विपक्ष भी लगाता है, लगाता रहे, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमारे ऊपर फर्क इसलिए पड़ता है कि जो भ्रष्टाचार है बिहार में, और ये जो भ्रष्टाचार के पुल बने हुए हैं ना, यही भर भरा के गिर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार के मरम्मत हो रहे हैं ना सर, वही पुल गिर रहे हैं। अगर वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता, अगर वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता तो इतने ज्यादा पुल नहीं गिरते। इस बात को आप भी मान लीजिए। देखिए
देखिए देवेंद्र जी, तो मैं तो शुरू में ही कहा कि हमारे शासन में दूसरे के शासन काल के भी पुल बने हैं, वो अगर गिरते हैं तो जवाबदेही मेरी है। हम कहाँ जवाबदेही से भागे हैं। हमने बताया कि 3 निर्माणाधीन पुल गिरे हैं, तीनों में 17/5/22 अफसर निलंबित हुए हैं। 2 कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो काम हम कैसे नहीं कर रहे हैं? वही तो सर कि ब्लैक लिस्टेड करना पड़ रहा है आप लोगों को। आप पहले अगर जो निगरानी करते, पहले मॉनिटरिंग सही होती तो ना भ्रष्टाचार हो पाता, न पुल गिरते, न भ्रष्टाचार का पुल खड़ा होता, ना वो गिरते। नहीं, वही तो फेल हैं आप लोग। सरकार किस बात की? वो भी तो आज सस्पेंड है ना। नहीं, सस्पेंड होना और फिर गिर जाना पुल, और पहले नहीं, तो इस्तीफा दे दीजिए ना, तो इस्तीफा दीजिए। आप ये मानते हैं ना कि मॉनिटरिंग सही नहीं हुई? मनोज दास मन्नू जी, आप हमें ये बताइए कि आप ये मानते हैं ना कि मॉनिटरिंग सही नहीं हुई, इसलिए ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा, इसलिए कुछ लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। अगर उन पे मॉनिटरिंग सही होती तो ये नहीं कर पाते जी। और नहीं, जिन अधिकारियों को मॉनिटरिंग का जिम्मा था, उन्होंने ठीक ढंग से और अधिकारियों का ऊपर मॉनिटरिंग का जिम्मा किसे होता है, जरा ये भी बता दीजिए। जनता चुन के भेजती है आप लोगों को सर, कि अधिकारियों पे अंकुश लगाएं, नहीं लगा पाते आप लोग, इसलिए यह होता है। अधिकारियों पर कैसे नहीं अंकुश लगाते हैं जी। जो अधिकारी कदम करते हैं, हमारे इस शासन काल में गलत जो अधिकारी रहे, चाहे वो IAS रहे, चाहे वो IPS रहे, दोनों बर्खास्त हुए हैं हमारे इस शासन काल में। तो हम कैसे नहीं अंकुश लगाते हैं? पूछ लेते हैं ना सर कि वास्तव में अंकुश लगा पाने में सक्षम है कि नहीं है। ये पुल ही बता रहे हैं कि कितने अंकुश लगाते हैं। के विश्वदेव राव साहब, आप ही बता दीजिए कि वास्तव में अगर जो ठीक ढंग से शासन प्रशासन पर पूरा नजर रखता तो क्या ये स्थितियां उत्पन्न हो पाती, या इसके पीछे कुछ जरूर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मनु, जिन अधिकारियों को जिम्मेदार थे, जिन अधिकारियों, हम तो नेताओं को भी जिम्मेदार मानते हैं, मंत्रियों को भी जिम्मेदार मानते हैं, मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदार मानते हैं सर, क्योंकि अधिकारियों पे अंकुश लगाने के लिए जनता धूप में खड़ी होकर के, बरसात में खड़ी होकर के आप लोगों को वोट देती है और जिता करके भेजती है विधानसभा। करते क्या है आप लोग? जनता सवाल पूछती है। करते हैं नहीं तो ऐसे ही 5 लोग सस्पेंड हो गए, बस तो सस्पेंड करेंगे ना, उसके बाद रोक नहीं पाएंगे, सस्पेंड करेंगे, यही कमी है। सस्पेंड करने की नौबत ही ना आए। अच्छा शासन वही है कि सस्पेंड करने की नौबत ही नहीं आए। चलिए ठीक है। के विश्वदेव राव साहब जी, आप कुछ कह रहे थे। देवेंद्र जी, दिक्कत जानते हैं क्या है? दिक्कत यह है कि आप घटना होने के बाद रिएक्शन देते हैं, आप सस्पेंशन कर रहे हैं, आप ये सब चीजें बाद में कर रहे हैं। घटना हुई क्यों? अगर आप पहले से संजीदा होते और कार्य कर रहे होते, आप अधिकारियों को नेता बन के, आप अधिकारी आपके नीचे होता है, आपकी बात सुनेगा ना वो। आप क्यों नहीं इंस्पेक्शन पे गए? आपको तो मेट डिपार्टमेंट ने पहले दिन बता दिया था, 1 महीने पहले, कि ऐसे इतनी भारी रेनफॉल होगी, मानसून बहुत अच्छा आएगा। क्यों नहीं आप लोग चेकिंग पे चले गए? क्यों नहीं आप लोगों ने पुल, अगर आपको लग रहा था कि मरम्मत की जरूरत है, क्यों नहीं 1 महीने 6 महीने पहले से चालू करवा दिए? ये सब सवाल है देवेंद्र जी, ये सब सवाल के जवाब देने चाहिए जी। और समझना चाहिए राजनेताओं को कि पूर्वाभास करना जरूरी है। बिल्कुल। आप घटना होने के बाद, बहुत हो चुका है, उत्तर प्रदेश में घटना बड़ी चर्चा में है देवेंद्र जी, 121 लोग मर गए जी। उस विषय में देखिए, पहले से अनुमान लगा लेते हैं अधिकारी अगर, तो ये सब घटनाएं नहीं होती। तो ये सब चीजें पहले से देखनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को जनता चुन के इसीलिए भेजती है। चलिए जी, चलिए ठीक है। अब चूंकि बार बार इशारा हो रहा है कि समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में पुल तो गिर रहे हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन पुल गिर भी रहे हैं। लेकिन बिहार में ये पुल गिरने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। वास्तव में इसे क्या कहा जाए? क्या भ्रष्टाचार के पुल खड़े हो रहे हैं,
अगर वास्तव में भ्रष्टाचार के पुल खड़े हो रहे हैं तो वास्तव में अंकुश तो लगाना ही चाहिए। अब ये अंकुश कौन लगाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जनता तो अपनी जिम्मेदारी प्रतिनिधियों को सौंप दी है, लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं, ये देखने वाली बात है और सामने दिख भी रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।